एक पति पत्नी के मुंबई में बिताए 17 दिनों की सस्पेंस और रोमांच से भरपूर इस कहानी को सुनने के बाद आप दंग रह जाओगे, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है कि इस कहानी को सुनने के बाद कोई इंसान सोचने पर मजबूर न हो जाए। साथ ही इस कहानी को सुनने के बाद आप ये कहने पर मजबूर हो जाओगे कि कोई इंसान कितना ही बुरा क्यों न हो, लेकिन अच्छाई का कोई न कोई पहलू उसके अंदर ज़रूर छुपा होता है। मगर कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी तरह रहस्य और रोमांच से भरपूर सच्ची कहानियाँ लेकर आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है बेंगलोर के रेलवे स्टेशन से, जो मुंबई से होते हुए दोबारा बेंगलोर में ही आकर ख़त्म हो जाती है। बेंगलोर के तानिया नाम की लड़की की शादी बेंगलोर के रहने वाले साहिल नाम के लड़के से हुई थी। शादी के बाद दोनों की ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल तरीके से कट रही थी। साहिल बेंगलोर के ही एक कंपनी में काम करता था, जहां कंपनी के काम से उसे कभी कभी मुंबई भी जाना पड़ता था। इसी दौरान साहिल को कंपनी के किसी काम से मुंबई जाना पड़ता है। मुंबई में कंपनी के काम निपटाने के बाद साहिल के दिमाग में एक आइडिया आता है। साहिल सोचता है कि जब मुंबई आए ही हैं तो क्यों न तानिया को भी मुंबई घुमा दिया जाए। जिसके बाद साहिल तुरंत अपनी वाइफ तानिया को कॉल लगाकर मुंबई आने वाली बात कहता है। मुंबई का नाम सुनकर तानिया भी काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि पति के साथ मुंबई घूमने का एक अच्छा मौका मिल जाता है। साहिल तानिया के लिए बेंगलोर टू मुंबई एक रिजर्वेशन टिकट भेज देता है, जिसके बाद तानिया बेंगलोर रेलवे स्टेशन पहुंचकर मुंबई जाने के लिए ट्रेन में बैठ जाती है। अब ट्रेन धीरे धीरे बेंगलोर रेलवे स्टेशन से मुंबई के लिए रवाना हो जाती है। तानिया के सामने वाले बर्थ पर दो और लोग बैठे थे। आमतौर से ट्रेन के लंबे सफ़र में शुरू में लोग एक दूसरे से बिल्कुल अनजान होते हैं, लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त बीतता है लोग एक दूसरे से बातचीत करके बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हैं। शुरू में तानिया ने भी अपने पति और परिवार के दूसरे लोगों से फ़ोन पर बातचीत की। चूँकि सफ़र लंबा था, इसलिए वक्त गुजरने के साथ साथ उन दो अजनबी मुसाफिरों से तानिया की बातचीत शुरू हो जाती है और इस तरह दोनों एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं। तभी उन दो मुसाफिरों में से एक तानिया को चाय पीने के लिए कहता है। चूँकि तानिया बातचीत के दौरान काफ़ी घुल मिल गई थी, इसलिए तानिया चाय के लिए मना नहीं कर पाती। चाय पीने के बाद तानिया को ऐसा लगता है कि उसे नींद आ रही है, जिसके बाद वो अपने बर्थ पर ही सो जाती है। फिर कुछ घंटे बाद जब तानिया की आंख खुलती है तो उसे ऐसा लगता है कि वो ट्रेन में नहीं बल्कि किसी कार में है, जिसमें वही दो अजनबी मुसाफिर उसके साथ बैठे हुए हैं। तानिया कुछ कहना चाहती है कि उससे पहले ही बेहोश होकर फिर सो जाती है। फिर कुछ देर बाद जब तानिया की बेहोशी ख़त्म होती है तो उन दो अजनबी मुसाफिरों से कहती है कि तुम लोग कौन हो और मुझे इस कार से कहाँ ले जा रहे हो? मुझे तो इस वक्त ट्रेन में होना चाहिए था। तब वो दोनों अजनबी मुसाफिर अपना असली रंग दिखाते हैं। तानिया को डरा धमका कर कहते हैं कि चुपचाप बैठी रहो, ज़्यादा शोर शराबा किया तो जान से मार दूंगा। जिसके बाद वो दोनों तानिया को लेकर एक सुनसान घर में पहुंच जाते हैं। तानिया उस घर का नज़ारा देखकर समझ जाती है कि वो किस जगह पहुंच चुकी है। दरअसल उन दो अजनबी मुसाफिरों ने तानिया को चाय में बेहोशी की दवा मिलाकर पिला दिया था और मुंबई रेलवे स्टेशन से दो अजनबी मुसाफिर नीम बेहोशी की हालत में तानिया को सहारा देकर कार तक ले आया, ताकि देखने वाले लोग यही समझे कि लड़की इन्हीं लोगों के साथ है और शायद कुछ बीमार है। तानिया को जिस घर में ले जाया गया था असल में वो एक रेड लाइट एरिया यानी वेश्या का अड्डा था। थोड़ी देर में कोठे की मालकिन आती है और उन दो अजनबी मुसाफिरों के हाथ में 45,000 रुपये देकर तानिया को खरीद लेती है। दोनों दलाल पैसा लेकर वहां से चले जाते हैं। तानिया समझ चुकी थी कि 45,000 रुपये में वो कोठे पर बिक चुकी है। तानिया लाख रोती है, मन्नत समाजत करती है, मगर कोई फायदा नहीं, क्योंकि उन लोगों ने उन्हें पैसे देकर खरीद लिया था। अब उस घर की मालकिन तानिया से कहती है कि देखो, हमने तुम्हें खरीद लिया है, तुम ऐसी जगह आ चुकी हो जहां से निकल पाना अब नामुमकिन है। अब तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम जिस्म फरोशी के धंधे को अपना लो। लेकिन तानिया कभी भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती। तानिया कहती है कि मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन कभी भी ऐसे काम नहीं करूंगी। जिसके बाद उसे तरह तरह की सजाएं दी जाती हैं। कई दिनों तक कमरे में बंद रखा जाता है, मारा पीटा जाता है, मगर तानिया अपने जिद पर अड़ी रहती है। तानिया किसी से मदद भी नहीं मांग सकती थी।
क्योंकि उसका मोबाइल वहां पहुंचने के बाद ही उससे छीन लिया जाता है और इस तरह 2 से 3 दिन गुजर जाता है। इधर साहिल तानिया के मुंबई न पहुंचने पर काफी परेशान होता है, बार बार उसके नंबर पर कॉल लगाता है मगर मोबाइल बंद। आखिरकार साहिल परेशान होकर तानिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट मुंबई पुलिस स्टेशन में लिखवा देता है। मुंबई की लोकल पुलिस से लेकर रेलवे पुलिस तक इस मामले की छानबीन करती है मगर कोई फायदा नहीं। वक्त बीतता जाता है। इधर तानिया पर तरह तरह के जुल्म किए जाते रहे मगर तानिया अपने जिद पर अड़ी रही। कहते हैं कि किडनैपिंग के 15वें दिन कुछ लड़कियों के जरिए कोठे की मालकिन तानिया को जबरदस्ती तैयार करवाती है, जिसके बाद तानिया के कमरे में एक ग्राहक आता है। अब तानिया ने सोच लिया था कि शायद अब उसकी आबरू नहीं बचेगी। बंद कमरे के अंदर तानिया उस ग्राहक के आगे रोने गिड़गिड़ाने लगती है, उसके हाथ पांव पकड़कर अपनी सारी कहानी बताती है। तानिया की किस्मत अच्छी थी क्योंकि तानिया की बातें सुनकर तानिया के लिए ग्राहक के दिल में हमदर्दी पैदा हो जाती है। फिर ग्राहक तानिया से कहता है कि बताओ मैं तुम्हारी किस तरह मदद कर सकता हूँ। तानिया उसका फ़ोन लेकर फौरन अपने पति को फ़ोन लगाती है। तानिया की आवाज़ सुनकर पहले तो दोनों रोते हैं, फिर तानिया शॉर्ट में अपनी पूरी कहानी बताती है, जिसके बाद वो रेगुलर ग्राहक उस कोठे का पूरा एड्रेस साहिल को बता देता है। साहिल तानिया को तसल्ली देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें किसी भी हाल में यहाँ से बाहर निकाल लूँगा। फ़ोन काटने के बाद साहिल सोचता है कि अब किया क्या जाए। अगर पुलिस को बताते हैं और बात कोठे तक पहुंच गई तो हो सकता है वो लोग तानिया को किसी दूसरी जगह भेज दें, और अगर नहीं बताते हैं तो तानिया को वहां से निकालेंगे कैसे। और इसी कश्मकश में उसने एक फैसला लिया। साहिल पुलिस को फ़ोन करने के बजाय तानिया के बताए हुए पते के जरिए एक ग्राहक बनकर सीधा उस कोठे पर पहुँच जाता है। अब ज़रा सोचिए वो मंजर कैसा रहा होगा जब एक पति अपनी पत्नी को बचाने के लिए कोठे पर ग्राहक बनकर पहुंचा होगा। कोठे की मालकिन ग्राहक बनकर आए साहिल को एक से एक लड़की दिखाती है मगर साहिल सबको रिजेक्ट कर देता है क्योंकि साहिल को तो तानिया की तलाश थी। फिर आखिर में तानिया को बुलाया जाता है। तानिया को सेलेक्ट करने के बाद साहिल और तानिया एक कमरे में चले जाते हैं। कमरे में जाते ही दोनों एक दूसरे से गले मिलकर रोते हैं क्योंकि 17 दिनों के बाद दोनों की मुलाकात होती है, वो भी एक खतरनाक जगह। अब साहिल के सामने एक और बहुत बड़ी चुनौती थी कि आखिर यहाँ से निकला कैसे जाए। फिर साहिल अपना दिमाग लगाता है। कमरे से ही मुंबई कंट्रोल रूम को फ़ोन लगाकर अपनी सारी कहानी बताता है। पुलिस बिना देर किए फ़ौरन एक्शन लेती है। पुलिस कोठे पहुंचकर कोठे की मालकिन पर दबाव बनाती है। पूरे कोठे की एक एक करके तलाशी ली जाती है और आखिर पुलिस तानिया और साहिल के कमरे तक पहुंच जाती है। फिर उन दोनों को वहां से आज़ाद कराया जाता है और सिर्फ तानिया ही नहीं बल्कि तानिया जैसी और तानिया को आज़ाद कराया जाता है जो नाबालिग भी थी और उन्हें वहां ज़बरदस्ती कैद किया गया था। जिसके बाद तानिया और साहिल ट्रेन से बेंगलोर चले जाते हैं। कोठे की मालकिन के साथ साथ उन 2 दलालों को भी पकड़ लिया जाता है जिन दोनों ने तानिया को वहां तक पहुंचाया था। इस कहानी को सुनने के बाद हमें कुछ सबक भी मिलता है। सबसे पहले महिलाओं को कभी भी अकेले सफ़र नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर किसी मजबूरी के साथ आप अकेले सफ़र करती भी हैं तो अगर किसी अजनबी से आप चाहे कितने ही घुल मिल क्यों न जाएं, लेकिन उनके खाने पीने वाली चीज़ों को भूले से इस्तेमाल ना करें। कहते हैं कि तानिया आज भी साहिल के साथ बहुत खुश है, लेकिन मुंबई का नाम सुनकर आज भी वो डर जाती है। तो दोस्तों ये थी बेंगलोर टू मुंबई की दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग फैक्ट और इस दुनिया से जुड़ी अजीबो-गरीब मालूमात देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना।